Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. So we are moving forward to continue our subtopic 1 जिसका आज हम पार्ट ई करेंगे which is सर्जेंट रिपोर्ट 1944. ठीक है, इसके पहले के ABCD पार्ट हमने पहले की वीडियोस में कर लिए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा टॉपिक है सर्जेंट रिपोर्ट. ठीक है, सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी और इसका नाम सर्जेंट रिपोर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम के करंट एजुकेशनल एडवाइज़र थे हमारे सर जॉन सर्जेंट, जिसके नाम पे ही इस रिपोर्ट को रखा गया विच हेल्ड इन 1944. ठीक है, उस टाइम के ये थे करंट एजुकेशनल एडवाइज़र सर जॉन सर्जेंट. ये बात करता है इस टॉपिक में, यानी कि हम इस रिपोर्ट में ये पढ़ेंगे कि पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हम इंडिया ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, ये सोच के कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और ऐसा ब्रिटिशर्स ने भी कहा था कि आप अगर वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करते हैं देन वी विल ऑल्सो हेल्प यू. बट लेटर ऑन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो तो इंडिया था उसका इकोनॉमी, उसका एजुकेशन सब बहुत ज़्यादा डाउन चला गया. तो इसीलिए उसके बाद ये रिपोर्ट आई थी और फिर हमें हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिली. तो हम इस रिपोर्ट में वही पढ़ते हैं. तो फर्स्टली वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जेंट रिपोर्ट. ठीक है, ये थे सर जॉन सर्जेंट. ठीक है, then we have the Sargent Report 1944 is known as the landmark in the history of Indian education. 1944 की जो सर्जेंट रिपोर्ट थी ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता था. ऐसा क्यों था, ये इसका रीज़न हम एक एक करके भी पढ़ते हुए जाएंगे. यह रिपोर्ट भारत में युद्धोत्तर शिक्षा पुनर्निर्माण के लिए तैयार की गई थी. इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर पोस्ट वॉर एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शंस इन इंडिया. युद्ध के बाद जो हमारी देश में शिक्षा की स्थिति थी उसको वापस से उठाने के लिए इस रिपोर्ट का निर्माण किया गया. द रिपोर्ट प्रपोज्ड अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू बी कम्प्लीटेड इन 40 ईयर्स. मतलब अगले 40 वर्षों तक का प्लान कि शिक्षा में हमें आगे 40 वर्षों तक क्या क्या करना है वो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया. It covered primary, secondary and university education along with teacher training and vocational education. इस रिपोर्ट में हमने देखा कि हमने शिक्षा के एक भी पहलू को नहीं छोड़ा. हमने प्राइमरी यानी प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा तक भी शामिल करी. ठीक है, दैट इज़ वाई दिस रिपोर्ट इज़ कॉल्ड अ माइलस्टोन ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री एजुकेशन. ठीक है, दैट इज़ वाई ये जो हमारा रिपोर्ट है ये हमारी भारतीय शिक्षा का जो इतिहास था उसमें एक माइलस्टोन साबित हुआ. ठीक है, अब अगर हम इस स्कीम के या फिर इसके मेन योजना के अगर हम एक मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वो है कि एजुकेशन वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप. शिक्षा जो थी वो एज ग्रुप, यानी कि बच्चा इस एज से इस एज तक यहाँ तक की पढ़ाई करेगा वो सब इसमें डिफ़ाइन किया गया. जैसे कि 3 से 4 साल के जो बच्चे थे उनको नर्सरी शिक्षा को सुझाव दिया गया. 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई, लाइक प्री प्राइमरी से लेके फिर हायर एजुकेशन तक. 11 से 17 वर्ष की आयु के लिए क्या निर्धारित किया गया, सेकेंडरी एजुकेशन. और फिर एम्फेसाइजेस वॉज लेड ऑन इंडस्ट्रियल, टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस. औद्योगिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया. ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स. अगर हम बड़ों की शिक्षा की बात करें तो उसमें क्या था, वयस्कों की शिक्षा का क्या था कि योजना में वयस्क की शिक्षा के 2 प्रकार बताए गए थे. पहला था सामान्य शिक्षा और दूसरा था तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा. जनरल एजुकेशन नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल. उसके बाद टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन भी ऐड किया गया. एंड दिस इज़ हाउ द एजुकेशन लोकलाइज की पहले ऐसे पाठशालाओं में होता था. उसके बाद इसका ये ऐसे डेवलपमेंट होता गया और आज के टाइम पे हमें स्मार्ट क्लासेस भी देखने को मिलती है. तो दिस इज़ द इमेज. नेक्स्ट वी हैव ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें तो उसमें क्या किया गया, फॉर रैपिड एजुकेशनल प्रोग्रेस वेल ट्रेन टीचर्स वर कंसीडर्ड एसेंशियली. तेजी से शैक्षिक प्रगति के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को आवश्यक माना गया. अगर हमें अपनी एजुकेशन में बहुत जल्दी से विकास करना है या बहुत जल्दी आगे जाना है तो उसके लिए हमने एक क्या कहते हैं वेल ट्रेन्ड टीचर्स को हायर किया था. स्पेशल इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग व रिकमेंडेड. शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विशेष संस्थानों की सिफारिश की गई. ठीक है,
रिफ्रेश कोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड स्पेशली फॉर रूरल टीचर्स। ठीक है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ टीचर्स को हायर किया गया जो बिल्कुल ही रिफ्रेश थे और उनको स्पेशली रूरल एरिया यानी गांव का जो क्षेत्र था वहाँ के लिए हायर किया गया ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। टीचर्स सैलरी स्केल्स एंड सर्विस कंडीशन शुड बी इम्प्रूव। उनका जो वेतन था या सेवा की शर्तें थी उन सब में इम्प्रूवमेंट किया गया जिससे कि टीचर्स को अपना काम करने में भी मज़ा आए। ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। लाइक आफ्टर रीडिंग ऑल दिस के पहले छोटे बच्चों का एज ग्रुप डिवाइड कर दिया, फिर बड़ों की शिक्षा, उसके बाद अब हैंडीकैप भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सर्जन रिपोर्ट ने किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा। तो देखते हैं कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा। स्पेशल इंस्टीट्यूशन शुड बी इटैब्लिश फॉर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। ऐसे बच्चे जो अपने शारीरिक रूप से विकलांग हैं और कुछ जो मानसिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए भी स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इटैब्लिश करने की इसमें बात की गई है। देन वी हैव हेल्थ एंड रिक्रिएशन, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन। अब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके हेल्थ का और उनके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो भी किया गया। कैसे? स्टूडेंट्स हेल्थ वॉज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल चेकअप्स एंड फिजिकल एजुकेशन वर रिकमेंडेड। चिकित्सीय जांच और शारीरिक शिक्षा की सिफारिश की गई। लाइक कोई गेम करवा दिया, गेम्स का पीरियड करवा दिया, ठीक है, और मंथली या 2 मंथ में 1-2 बार उनका जो बॉडी चेकअप है वो करवा दिया गया। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। Recreational activities like gardening, scouting, folk dance and debates were encouraged. बागवानी, स्कॉटिंग, लोक नृत्य, वाद विवाद जैसी गतिविधियों को बढ़ाया गया ताकि वो सिर्फ पढ़ाई में ही घुस के ना रह जाए, उनको बाहर की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करने को मिले जिससे कि उनका माइंड भी डेवलप हो सके। ठीक है, देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, रोजगार और विश्वविद्यालय शिक्षा। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज शुड बी इटैब्लिश टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट जॉब। छात्रों को रोजगार दिलाने हेतु रोजगार कार्यालय भी स्थापित किए जाने थे। ठीक है, तो ये था एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज को इटैब्लिश किया गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन वॉज सजेस्टेड एज अ 3-year डिग्री कोर्स। आज जैसे हम देखते हैं कि कॉलेज जाते हैं तो 3 साल का होता है, तो ये चीज़ें 1944 में डिसाइड हो गई थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा को 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के रूप में विस्तारित किया जा सके। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये 4 साल का हो गया जिसमें 1 साल की MA भी, मास्टर्स भी हमारी कंप्लीट होती है। तो ये था, बट स्टार्टिंग से 1944 से हमारी ग्रेजुएशन जो थी वो 3 years की डिसाइड हो चुकी थी और सर्जेंट रिपोर्ट में। ठीक है, नाउ वी हैव मेरिट ऑफ सर्जन रिपोर्ट। सर्जन रिपोर्ट के अगर हम गुणों की बात करें तो इसने शिक्षा के सभी स्तर और पहलुओं को समाहित किया, व्यक्तित्व के सारे विकास पर यानी कि पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस किया, शिक्षक को शिक्षा का केंद्र बनाया गया, सभी छात्रों के लिए समान अवसरों की व्यवस्था की गई कि उनको उनके जो करियर है उसमें बराबर का पार्टिसिपेशन मिले, बराबर का रोल मिले, तो वो भी इसमें एस्टैब्लिश किया गया। वयस्क शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। तो ये इसके गुण थे और ये सब जो हमने पहले पढ़ा उसमें भी कहीं ना कहीं मेंशन है कि बड़ों की शिक्षा, विकलांग, मानसिकता, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकली और रोजगार सबको कवर किया गया था कंपैरेटिवली। नाउ वी हैव डीमेरिट्स ऑफ सर्जन रिपोर्ट के अगर हम इसकी बात करें तो दोष क्या थे कि बेस्ड ऑन इंग्लिश मॉडल, इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी। ये इंग्लैंड से कहीं ना कहीं थोड़ा हमें प्रेरित होता हुआ दिखा था। आदर्श दिए गए थे पर उन्हें लागू करने के साधन नहीं बताए गए थे। मतलब रिपोर्ट तो थी कि 40 years में हम ये करेंगे, बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं थे। ठीक है, यह योजना भारत के लिए अत्यंत महंगी थी, भारत इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जैसे कि हमने वॉर में सब कुछ खोया। ठीक है, ऑल्दो ये हमारा वॉर नहीं था बट हमने अपना कंट्रीब्यूशन इतना कर दिया कि हमारे पास कुछ बचा नहीं था, तो इसलिए महंगी पड़ी हमारे को ये। मजबूत प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था नहीं की गई थी। लाइक इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए थी। एडमिनिस्ट्रेटिव हमें एक पूरा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर चाहिए था, जो कि उस टाइम पे तो नहीं था हमारे पास। और विश्वविद्यालय शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित रखी और जो यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन थी वो ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप पीपल के पास रह गए थे, सबके पास नहीं थी। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। देन वी हैव recommendations regarding टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशंस। तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें क्या थी ये देखते हैं। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन पार्ट विच इज़ द सर्जन रिपोर्ट वॉज द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव नेशनल प्लान फॉर इंडियन एजुकेशन।
सर्जन रिपोर्ट जो थी वो भारतीय शिक्षा की पहली कहते हैं कि पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कवर करने वाली व्यापक राष्ट्रीय योजना थी ये, ठीक है। दो एम्बिशियस इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर एजुकेशनल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं इसके डीमेरिट्स तो थे बट ये इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हमने इसको आगे के लिए भी बचा के रखा। और आज जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं कि कॉलेज हमारा 3 साल का होना चाहिए, या फिर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टायर 3 देखते हैं तो उसके भी पूरा एज ग्रुप डिफाइन किया गया। तो ये सब हमें यहीं से थोड़ा बहुत सीखने को मिला। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो यूनिट सेकंड है उसका सब टॉपिक 2 कवर करेंगे, जिसके भी ABCD पार्ट हैं। तो विदाउट स्किपिंग एनी वीडियो आप लगे ऐसे ही लगे रहना, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सो या थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।